नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के 2005 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए डेली बेसिस पर वीडियोस लाते रहते हैं दोस्तों। इसकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे हो रही है दोस्तों। यदि आप भी दोस्तों आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने इस तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आज की जो ये आपका आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का 2005 का दोस्तों पेपर है, उससे शुरुआत करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, ईयर वाइज हम लोग सभी क्वेश्चन जो अभी तक दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यह एकमात्र चैनल है दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए तैयारी कराता है दोस्तों। तो आप चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बनी रहे। दोस्तों, चलते हैं बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ दोस्तों। कुल आपके 2005 में दोस्तों सेकेंड पेपर में कुल 50 प्रश्न दिए गए दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न ये है कि व्हाट इज थ्री डायमेंशनल रिकॉर्डिंग। थ्री डायमेंशनल रिकॉर्डिंग होता क्या है दोस्तों? तो थ्री डायमेंशनल रिकॉर्डिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिआयामी अभिलेखन। क्या बोलते हैं? त्रिआयामी अभिलेखन बोलते हैं दोस्तों। ये जो त्रिआयामी अभिलेखन है, यह क्या है, यह आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग यूज्ड फॉर सी केयर स्टडीज, मतलब कि समुद्र संरक्षण के अध्ययन के लिए प्रयुक्त अभिलेखन है। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ लेयर्स, मतलब कि जो सतहों का अभिलेखन है, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो है। तीसरा है कॉन्टेक्सुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सकेवेटेड एंटिक्विटीज, मतलब कि जो खुदाई से प्राप्त पुरा वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में अभिलेखन। और चौथा ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ बोन्स फाउंड इन रेन गलीज, मतलब कि दोस्तों वर्षा के द्वारा जो निर्मित कटाव से प्राप्त हड्डियां हैं उनके बारे में अभिलेखन। तो क्या है ये आपका थ्री डायमेंशनल रिकॉर्डिंग, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, द थ्री डायमेंशनल रिकॉर्डिंग इज अ कॉन्टेक्सुअल रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सकेवेटेड एंटिक्विटीज। मतलब ये भाई साहब कि जो त्रिआयामी अभिलेखन है, जब हम खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उनसे जो हमको एक्सकेवेटेड की एंटिक्विटीज मिलती हैं, जो पूरा वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, उनके बारे में संदर्भित जो आपका अध्ययन होता है, जो अभिलेखन होता है, यही कहलाता है आपका त्रिआयामी अभिलेखन, अर्थात थ्री डायमेंशनल रिकॉर्डिंग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन रिलेटिव क्रोनोलॉजी। मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सापेक्ष कालानुक्रम में नहीं होता है। दो प्रकार की डेटिंग होती है, उसी में से दोस्तों आपका यदि यहां पर जो बात हो रहा है वो हो रहा है रिलेटिव क्रोनोलॉजी को लेके। तो रिलेटिव क्रोनोलॉजी में कौन सा नहीं यूज होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है टाइपोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रारूपकी विज्ञान। दूसरा दिया है आपका माइक्रोवियर स्टडी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म चिन्ही अध्ययन। तीसरा दिया है स्ट्रेटिग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तरीकरण या फिर स्तर विज्ञान। और चौथा दिया है आपको फ्लोरीन टेस्ट, अर्थात दोस्तों फ्लोरीन परीक्षण। तो कौन सा इस रिलेटिव क्रोनोलॉजी में, अर्थात दोस्तों आपका सापेक्ष क्रोनोलॉजी में नहीं आता है? दो प्रकार की डेटिंग है, एक रिलेटिव एक ऑब्सोल्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है रिलेटिव में कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोवियर स्टडी। माइक्रोवियर स्टडी जो है दोस्तों, ये आपका रिलेटिव नहीं बल्कि ये आपका ऑब्सोल्यूट डेटिंग में आता है दोस्तों, जो कि जिसको हम लोग हिंदी में सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन बोलते हैं। बाकी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे टाइपोलॉजी कह लें, स्ट्रेटिग्राफी कह लें या फिर फ्लोरीन टेस्ट कह लें, ये आपके सभी का सभी कहां पर दोस्तों? ये आपके रिलेटिव क्रोनोलॉजी के भाग हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। कई प्रकार की डेटिंग्स आपने जरूर सुनी होगी। कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, फ्लोरीन डेटिंग का नाम सुना होगा, आपने पोटेशियम आर्गन डेटिंग का नाम सुना होगा। तो इन्हीं में से एक डेटिंग है दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम आर्गन डेटिंग। पूछा जा रहा है कि जो पोटेशियम आर्गन डेटिंग है ये किसके लिए यूज किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्केनिक एक्स के लिए, जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी के राख के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बोन्ड बोन, मतलब कि जो जली हुई
करते हैं, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि विच फॉर विच एस्पेक्ट ऑफ आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड और नॉट ऑफ मच यूज, मतलब कि यह है कि पुरातत्व का वह कौन सा ऐसा पक्ष है जिसके लिए जो एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड है, मानव शास्त्र की जो विधियां हैं, वो अधिक उपयोगी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है फिजिकल फॉर्म ऑफ मैन, पहला अर्थात मनुष्य की जो भौतिक आकृति है उसके लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा कल्चरल पैटर्न, मतलब कि जो सांस्कृतिक अवधारणा है उसके लिए उपयोगी नहीं है। तीसरा इकोनॉमी एंड सब्सटेंस, मतलब कि आर्थिक और दोस्तों निर्वही जो है उसके लिए उपयोग नहीं है। और चौथा पैलियो एनवायरमेंट, अर्थात पूरा पर्यावरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी दोस्तों, पैलियो एनवायरमेंट के लिए जो आपका आर्कियोलॉजिकल मेथड है, ये आर्कियोलॉजी में अप्लाई उतना ज्यादा अच्छे से नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हु वाज द ऑथर ऑफ क्वेना फेरिस मोस्टेरियन कल्चर। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि जो क्वेना फेरिस मोस्टेरियन कल्चर है इसके संस्कृति के रचयिता कौन हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि लूसी हैं, होमो इरेक्टस हैं, होमो नेमेंडरथल हैं, या फिर आपका रोडेशियन मैन है। कौन है दोस्तों, इसको आपको सही बताना है। इस देखिए जितने भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ये मानव के एक विशिष्ट प्रकार हैं, और कौन से प्रकार के द्वारा जो क्वेना फेरिस मोस्टेरियन कल्चर है उसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन दोस्तों इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमो निएंडरथल। दोस्तों होमो निएंडरथल से दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज yielded transition from फूड कलेक्टिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। सिंपल सा है प्रश्न, देखिए बड़ा सिंपल सा और साधारण सा दिया हुआ है। प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपका स्थल है, कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमको वो ट्रांसलीशन फेज देखने को मिलता है, वो संक्रमण का काल देखने को मिलता है, जहां से जो मानव है वो अब खाद्य संचयन को लेके, अर्थात जब वो फूड को क्या कर रहा है, कलेक्ट करने से लेके वो फूड को उपजाने की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन का फेज है वो हमको कहां से, किस आर्कियोलॉजिकल साइट से देखने को मिलता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया मेहरगढ़, दूसरा दिया गया उत्तनूर, तीसरा दिया गया है आपका गुफकराल, और चौथा दिया है चौपानी मांडू। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर का न्योलिथिक साइट दोस्तों, जो आपका गुफकराल है। इस न्योलिथिक साइट से दोस्तों हमको जो आपका संक्रमण फेज है, जो आपका ट्रांजिशन फेज है, हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर हमको सिंपली हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर जो आपका ह्यूमंस हैं वो फूड कलेक्टिंग स्टेज से अब धीरे धीरे किसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, वो फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में आपको क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टू विच कल्चर सटॉल हयूक साइट इज एसोसिएटेड। भाई साहब प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि सटाल हयूक जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो पुरातात्विक स्थल है, वह किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वह किस काल से जुड़ा हुआ है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण काल से, दूसरा दिया गया है पैलियोलिथिक अर्थात आपका पूरा पाषाण काल से, तीसरा दिया गया है अर्ली आयरन एज अर्थात दोस्तों जो पूर्व आपका आयरन एज है, जो लौह काल उससे जुड़ा है, या फिर मेगालिथिक जिसे हम लोग महापाषाण कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा है आपका सटाल हयूक, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। सटाल हयूक एक आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, और दोस्तों ये जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है यह एक नियोलिथिक एज का साइट है। इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच इंडियन साइट हैज रिवील्ड अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि वह कौन सा भारतीय आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, वह कौन सा भारतीय पुरातात्विक स्थल है जहां से हमको प्रारंभिक होमिनिड मानव के जो जीवाश्म दोस्तों वो देखने को मिलते हैं। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं हथनौरा, दूसरा दिया गया है आपका दुर्कांडी नाला, तीसरा दिया गया है चिरकी निवासा, और चौथा दिया गया है हुंसगी। दोस्तों इसका जो आपको होमिनिड फॉसिल्स की जब भी बात इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा हथनौरा पूरा स्थल को। हथनौरा आर्कियोलॉजिकल साइट में दोस्तों जिससे कि आपके एसोसिएटेड हैं अरुण सोनाकिया दोस्तों, और ये हथनौरा दोस्तों आपका नर्मदा वैली में सिचुएटेड है, और दोस्तों इससे एसोसिएटेड है आपके अरुण सोनाकिया। अरुण सोनाकिया के दोस्तों यहाँ पर हमको जीवाश्म इनके फॉसिल्स हमको होमिनिड के मिले हुए थे, और दोस्तों इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा।
आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि हु प्रपोज्ड मैस्केर थ्योरी फॉर द स्केलेटेड रिमेन्स एट मोहेंजोदारो। मतलब ये है भाई साहब कि वह कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने मोहेंजोदाड़ो से जो प्राप्त नर कंकाल हैं दोस्तों, उनको जो नर कंकाल मिले हैं वहां से, उनको उन्होंने ये कहा है कि ये संहार का सिद्धांत है, अर्थात इनकी यहाँ पर युद्ध हुए थे और इनके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं मार्टिमर व्हीलर, दूसरा दिया गया है जी डेल्स, तीसरा दिया गया है के कैनेडी और चौथा दिया है जे जेनिस। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों जो मार्टिमर व्हीलर हैं उन्होंने मैस्केर थ्योरी दिया था दोस्तों, जो हमको स्केलेटेड रिमेन्स मिले थे मोहेंजोदारो से दोस्तों, वहां से उनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये एक मैस्केर थ्योरी है दोस्तों, अर्थात वहां के जो मानव हमको जो कंकाल मिले हैं उनका उनके बीच में युद्ध हुआ, उनका आपस में संहार किया गया और वही कंकाल हमको मोहेंजोदारो से देखने को मिलते हैं। Whenever you talk about Mohenjo-daro, the one question is always talked, which is the what is the meant by the Mohenjo-daro? The Mohenjo-daro term is used for the mounds of the dead। मतलब यह है भाई कि जो मोहेंजोदारो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग साथ में गार्डन्स ऑफ द सिंध के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि सिंध का बाग भी हम लोग इस मोहेंजोदारो को कहते हैं। आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताना भी आवश्यक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेगालिथिक साइट इज लोकेटेड इन विदर्भ। वह कौन सा ऐसा महापाषाणिक स्थल है जो कि आपका विदर्भ में स्थित है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका हल्लूर, दूसरा दिया गया है नयकुंड, तीसरा दिया गया है मास्की और चौथा दिया गया है आपका पय्यमपल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नयकुंड। जी दोस्तों नयकुंड जो पूरा स्थल है, जो नयकुंड आर्कियोलॉजिकल साइट है, आपका मेगालिथिक एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और दोस्तों आपका विदर्भ में स्थित है। दोस्तों यदि हम नयकुंड के एक्सकेवेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो नयकुंड का है इसका एक्सकेवेशन 1978 से 1988 के बीच में इसको एक्सकेवेट किया गया था एंड इट इज रिलेटेड टू द मेगालिथिक कल्चर। One more thing you have to also remind, that is which culture is associated with megalithic site। दोस्तों मेगालिथिक जो साइट है it is also associated with iron age because the iron tools were found with the burials of megalithic site, which is most important for your examination। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि विच इज द एक्सक्लूसिव सेल वर्किंग हप्पोन साइट एक्सकेवेटेड इन गुजरात। मतलब प्रश्न का ये है भाई साहब कि गुजरात में जो आपके उत्खनित हड़प्पा कालीन स्थल हैं वहां से सीपी उद्योग का एकमात्र पूरा स्थल कौन सा है। दोस्तों जो सीप का उद्योग करने का स्थल दोस्तों गुजरात में जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है वह कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमको इसका प्रमाण देखने को मिलता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया कुंतासी, दूसरा दिया गया नागेश्वर, तीसरा दिया गया धौलावीरा और चौथा दिया गया दोस्तों आपका बगसरा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नागेश्वरा। दोस्तों जो नागेश्वर पुरा है दोस्तों यहां से हमको सीप उद्योग का प्रमाण दिखाई देता है एंड इट इज दोस्तों सिचुएटेड इन गुजरात एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर द हड़प्पा फॉर द रिगार्डिंग द सेल वर्किंग एविडेंसेस इन द आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अ पर्शियन गल्फ सील वाज फाउंड एट। मतलब यह है कि दोस्तों कि फारस की खाड़ी की जो मुद्रा है ये कहां पर पाई गई है, ये आपको बताना है। अब फारस की खाड़ी की मुद्रा कहां पर बताई गई तो आपको यह भी जानना इंपॉर्टेंट है। द पर्शियन गल्फ सील वाज फाउंड इन द हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट। Which archaeological site? You have to 4 archaeological sites are presented here: रोपर, लोथल, देसलपुर एंड आलमगीरपुर। तो आपको सही आंसर बताना है भाई साहब कि जो फारस की खाड़ी की मुद्रा ये कहां पर मिली है। मैंने पढ़ाते समय जब क्लास लिया था ड्यूरिंग दैट टाइम आई विल डिस्कस अबाउट इट। दोस्तों जो लोथल आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां से हमको डॉकयार्ड के प्रमाण मिल रहे हैं, जहां से हमको नाव के टेराकोटा केक्स मिल रहे हैं दोस्तों, वहीं से हमको इस पर्शियन गल्फ सील के भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स में से आपके एक है। दोस्तों ये जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है मैंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया है दोस्तों। यदि आप भी हमारे
क्लासेस को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे जो चैनल का नंबर है आपको शो हो रहा होगा, उस चैनल नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर आप भी उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी नोट्स मटेरियल दोस्तों आप उसको पा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इट इज डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सकेवेट एन एंशिएंट साइट बट वन कैन शो हाउ नॉट टू एक्सकेवेट, हु सेड सो। प्रश्न ये है भाई साहब कि ये बताना मुश्किल है कि कैसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट का, एक पुरास्थल का उत्खनन किया जाए। ये बताना मुश्किल है, लेकिन ये बताना आसान है कि कैसे किसी आर्कियोलॉजिकल साइट का एक्सकेवेशन न किया जाए। ये किसने कहा? आपके सामने 4 विद्वानों के नाम दिए गए हैं। यू हैव टू 4 इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फील्ड एक्सपर्ट विच इज नोन एज जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अमलानंद घोष एंड जनरल कनिंघम। तो किसने कहा ये भाई साहब? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से बता दीजिए। तो ये जो आपका स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि इट इज डिफिकल्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू एक्सकेवेट एन एंशिएंट साइट बट वन कैन शो हाउ टू नॉट एक्सकेवेट, दिस statement is stated by Sir Mortimer Wheeler. The Sir Mortimer Wheeler is a person who propounded the theory of stratigraphy in the concept of regarding to the Indian concept. So you have to determine and you have to read this concept for your examination. Who propounded the theory of stratigraphy in Indian archaeological aspect? दोस्तों तो आपका दिया था सर मार्टिमर व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स रिवील्ड कॉपर होड हड़पून फ्रॉम रेगुलर एक्सकेवेशन। प्रश्न बड़ा सिंपल सा है कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां से हमको उत्खनन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, एक नियमित उत्खनन के द्वारा हमको उस ताम्र निधि के मत्स्य भाला, कॉपर होड को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ताम्र निधि, और जो हार्पून होता है उसको हम लोग बोलते हैं मत्स्य भाला। हार्पून होता कैसा है भाई साहब? तो हार्पून देखिए, हार्पून इज लाइक दिस, ठीक, हार्पून इज लाइक दिस। तो ये जो हार्पून है, ये मत्स्य भाला इसको हम लोग बोलते हैं। ये कहां से मिला है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। एंड द आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज एसोसिएटेड विद द कॉपर होड कल्चर। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, गुंगेरिया, दूसरा दिया गया तरंजी खेड़ा, तीसरा दिया गया जखेरा और चौथा दिया गया आपके पास साइपई। दोस्तों आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जितने आपको पुरास्थल मैंने आपको 4 बताए, इनमें से एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जिसका कि एक्सकेवेशन किया गया, वो भी प्रॉपर वे में, और वो आपका पुरास्थल है साइपई। तो साइपई पुरास्थल का उत्खनन से ही हमको जो कॉपर हार्पून हुआ प्राप्त हुआ है, जो कि कॉपर होड के आपके कल्चर से रिलेटेड है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, वन मोर थिंग, दैट इज विच potteries is associated with copper hoard culture. The most important question you have to ask in your examination, which potteries is associated with copper hoard. You have to read out that OCP, occurred colored pottery, जिसको अकॉर्ड कलर्ड पॉटरी अर्थात ओसीपी प्रकार का जो मृदभांड है, ये आपका कॉपर होड से अर्थात ताम्रनिधि काल से इसको जुड़ा हुआ माना जाता है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। यदि आपको देखिए भाई, आप सभी से निवेदन है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि टू विच मेन सेरेमिक ट्रेडिशन द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज एसोसिएटेड। प्रश्न बड़ा सिंपल सा और साधारण सा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब द्वितीय नगरीकरण का काल आता है तो उस समय सेकेंड अर्बनाइजेशन के पीरियड में कौन सा जो मृदभांडीय परंपरा है, सेरेमिक ट्रेडिशन है, वो यूज्ड में थी, एसोसिएटेड थी उस समय। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, उनके हिसाब से आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्लैक एंड रेड वेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं BRW। सेकेंड वन इज ग्रे वेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं GW। थर्ड वन इज एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर विच इज ऑल्सो रीड आउट NBPW। एंड फोर्थ वन इज painted gray ware, which is also known as PZW. You have 4 options: BRW, GW, NBPW, and the last one is PZW. So which potteries is associated with second urbanization? When the question is arise to the second urbanization,
you have to determine which time frame is associated with second urbanization, and the second urbanization is associated with the northern black polished wear, मतलब NBPW, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तरी भारतीय कृष्ण चमकीली मृद भांड। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात जो द्वितीय नगरीकरण का काल है वो आपके NBPW से संबंधित। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रॉम विच साइट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आर्टिफिशियल इरिगेशन इज रिपोर्टेड इन इंडिया। बड़ा सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है, हमने क्लास के दौरान इस चीज को डिस्कस किया था। वी हैव डिस्कस्ड इन बिटवीन द क्लासेस द मोस्ट and important question for your examination regarding to the megalithic period and your neolithic and paleolithic period. The question is about the artificial irrigation which is reported in India in earliest evidences. You have 4 options. First one is Inamgaon, second one is Kalibanga, so third one is Lothal, and fourth one is Dholavira. Which is the right answer? द राइट आंसर इज इनाम गांव। इनाम गांव पूरा स्थल से ही हमको सबसे पहली बार जो कृत्रिम सिंचाई का प्रमाण है वो देखने को मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द आर्टिफिशियल इरिगेशन विच इज फाउंड in the archaeological sites इनाम गांव which is associated with the Chalcolithic culture, ताम्र पाषाण काल से इस पुरास्थल का संबंध जिसको हम लोग इनाम गांव कह रहे हैं, और यहीं से हमको सबसे पहली बार जो कृत्रिम आपकी सिंचाई है उसका प्रमाण दिखता है। आर्टिफिशियल इरिगेशन के यू हमको एविडेंसेस यहां से दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैड ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न ये भाई कि किस लिपि से जो ये ब्राह्मी लिपि है उसका विकास हुआ, ये माना जाता है भाई साहब। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, दूसरा दिया गया है खरोष्टी, तीसरा दिया गया है रोमन, और चौथा दिया गया है कि नन ऑफ द एबव। देखिए इसको लेके दो वर्गों में, दो आपके जो गुट हैं उनमें अलग अलग मतभेद है। कुछ मानते हैं कि नन ऑफ द वे मतलब कि ब्राह्मी लिपि का विकास नहीं हुआ किसी से, इनमें जो ऑप्शन दिए गए इसमें नहीं। लेकिन यदि हम इनके ऑफिशियल आंसर सीट की बात करते हैं 2005 की, तो उसके अनुसार जो हड़प्पन आपकी स्क्रिप्ट है इसी से ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओरिजिनेटेड हुई, और इसी ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आगे चल के जो भी आपके अनदर आपके स्क्रिप्ट्स हैं वो क्या हुए, आगे आपको उनका विकास हुआ। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रुद्रदामन ऑफ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉज अ, मतलब प्रश्न बड़ा सिंपल सा है भाई कि जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों जो रुद्रदामन है वह कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन है क्षत्रप, दूसरा ट्राइबल रूलर, तीसरा कुषाण रूलर, एंड फोर्थ वन इज ससिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा कि रुद्रदामन इज अ क्षत्रप किंग, क्षत्रप किंग विच इज associated with the Junagadh inscription. Junagadh inscription is most important for the description of Sudarshan Lake. आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन थे कौन, तो रुद्रदामन भाई एक क्षत्रप शासक थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल इज लोकेटेड एट। भाई साहब जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ये कहां पर स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं रत्नागिरी, सेकंड वन इज ललितगिरी, तीसरा धौली, चौथा उदयगिरी। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आपके सामने ये ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। ये जो आपका ब्रह्म खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है ये स्थित है आपके उदयगिरी में। कहां पर स्थित है, उदयगिरी में। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the term Bharatvarsh is used firstly in the inscription of Hathi Gumpha inscription of Kharvel. You have to ask many times, several times question about that, that is what and where the firstly used term Bharatvarsh, मतलब भारतवर्ष जो शब्द है इसका सबसे पहली बार उपयोग हमको कहां पर देखने को मिलता है कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख आप पढ़ रहे हैं जो कि कलिंग के शासक खारवेल का है वहां पर हमको इसकी जानकारी देखने को मिलती है। सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच इज द इंडियन डायनेस्टी हु इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम।
मतलब ये है भाई साहब आपसे प्रश्न कि वह कौन से ऐसे प्रथम शासक हैं या राजवंश हैं जिन्होंने सबसे पहली बार स्वर्ण की मुद्राएं प्रचलित की। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है कि हु स्टूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। यू हैव टू फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज इंडो ग्रीक, जिसको हम लोग हिंद यमन बोलते हैं। सेकेंड वन इज इंडो पार्थियंस, मतलब हिंद पार्थियन शासक। थर्ड वन इज कुषाण और फोर्थ वन इज गुप्तास। तो किसने शुरू किया सबसे पहली बार? द राइट आंसर इज इंडो ग्रीक्स, मतलब हिंद यमन शासकों के द्वारा सबसे पहली बार जो आपके गोल्ड क्वाइंस थे इनको इशू किया गया, स्वर्ण मुद्राएं इनके द्वारा सबसे पहली बार चलाई गई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 इज इन विच स्टाइल ऑफ टेम्पल टू गोपुरम आर constructed? This question is related to the architecture. You have to must read about the various types of the temples architecture, Nagar, Besar and Dravid. But here the question is related to the which style of the temple is have two gopuram. You have to four options: Chalukyan, second Chola, third one is Chandela and fourth one is प्रतिहार। इसका सही आंसर क्या होगा भाई कि मंदिर की वह कौन सी शैली है कि जिसमें हमको दो गोपुरम के निर्माण हमको दिखाई देते। यदि आप लोगों ने दक्षिण भारत के मंदिरों को देखा होगा तो मंदिर उनके क्या होते थे, मान लीजिए ये टेम्पल है, दिस इज अ टेम्पल एंड दिस इज अ फोर्टिफिकेशन वॉल एंड इन फोर्टिफिकेशन वॉल टू हाईएस्ट पिलर, दिस इज नोन गोपुरम and it is related to the Chola dynasty. Chola architectural style have two gopuram in temples. आगे आपके सामने प्रश्न है कि in which of the caves best sculpture of त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश इज carved? मतलब प्रश्न ये है कि वह कौन सा ऐसा आपका केव है, गुफा है, जहां से हमको तीन त्रिमूर्ति जो है आपके, जिसको हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जानते हैं, उनकी जो चीजें हैं वो उत्कीर्ण की गई हैं। तो ये किस गुफा में की गई हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, नासिक, दूसरा कोंडावी, तीसरा एलिफेंटा एंड चौथा उदयगिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा में। जो एलिफेंटा गुफा है वहां पर हमको त्रिमूर्ति जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके उत्कीर्णन का, उसके कार्बन का पता हमको वहां पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द साइट्स ऑफ द लिस्ट विद द रीजन्स कंट्री ऑफ द लिस्ट। मतलब कि ये है दिस वन इज द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड दिस वन इज द लोकेशन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट। यू हैव टू मैच बिटवीन दैट। आपके सामने फर्स्ट वन इज वर्तेस चोलोस, सेकेंड वन इज इसीमिलिया, थर्ड वन इज सानिदार केव एंड फोर्थ वन इज चौकोटियन। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, इराक है, हंगरी है, ईस्ट अफ्रीका अर्थात पूर्वी अफ्रीका है, चौथा दिया गया है चीन। यू हैव टू मैच। इसका सही आंसर क्या होगा? जो वर्तेस चोलोस है ये आपका कहां पर स्थित है? ये आपका हंगरी में स्थित है। कहां पर? हंगरी में स्थित है। इसीमिला कहां पर स्थित है? ये आपका ईस्ट अफ्रीका में अर्थात आपका पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। सानिदार केव कहां पर है? बहुत बार पूछा गया है। दिस वन इज एसोसिएटेड इन इराक एंड द लेफ्ट चकोटियन इज एसोसिएटेड विद चाइना। तो ये आपके जो चारों पुरास्थन है कहां कहां पर स्थित है? वर्तेस चोलोस जो आपका हंगरी में स्थित है, इसीमिला आपका पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, सानिदार गुफा आपका इराक में स्थित है, जो चकोटियन गुफा है जो कि एक लाइम केव है, आपकी जो चूने की गुफा है, ये आपका चाइना में स्थित है। और यहीं से हमको पिकिंग मानव के भी प्रमाण दिखाई देते हैं। पिकिंग मानव, पिकिंग ह्यूमंस का एविडेंस हमको इसी चकोटियन से दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी आपको दिया है, मिला लीजिए। ए का सेकेंड ऑप्शन नंबर सी, द वन का सेकेंड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, सी का वन, सी का वन, डी का फोर। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टूल्स ऑफ द लिस्ट वन विद द कल्चर ऑफ लिस्ट टू। दिस वन इज द टूल्स टाइप and this one is the culture. So you have to match between them which tools is associated with which culture. The first one is hand axe,
सेकेंड वन इज लॉरल लीफ पॉइंट, थर्ड वन इज मैक्रोलिस, फोर्थ वन इज चॉपर। इधर ओल्डबोन, नोटोफियन, सोलोट्रियन एंड मोस्टोरियन ऑफ एसुलियन ट्रेडिशन। तो आपको मिलाना है भाई साहब कि कौन सा टूल किसमें यूज किया गया था। सबसे पहले आपका दिया है हैंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हस्त कुठार। हस्त कुठार भाई साहब कहां पर इसका यूज किया गया था, तो ये यूज में लाया गया था आपके मोस्टेरियन ऑफ एसुलियन ट्रेडिशन में। हैंडेक्स का उपयोग कहां पर है भाई साहब, एसुलियन कल्चर में हमको दिखाई देता है। वहीं पर लॉरल लीफ पॉइंट कहां पर लाया जाता है, दिस वन इज एसोसिएटेड विद द सोलुट्रियन कल्चर। माइक्रोलिस इज एसोसिएटेड विद द Natufian culture, and the old one is which is chopper, it is associated with old one. Then what is the right answer? Answer is option D. फर्स्ट का फो, वन ए का फो, ए का फो, बी का थ्री, बी का थ्री, सी का टू, सी का टू, डी का वन, डी का वन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न ये है, द लास्ट क्वेश्चन इज मैच द एक्सकेवेटेड साइट ऑफ लिस्ट 1 विद द एक्सकेवेटेड लिस्टेड इन लिस्ट 2। मतलब आपके सामने ये है भाई साहब कि यहां पर एक्सकेवेटेड साइट्स का नाम दिया गया है और यहां पर उनके एक्सकेवेटर के नाम दिए गए हैं। यू हैव टू मैच विच साइट इज एक्सकेवेटेड विथ विच एक्सकेवेटर। You have the name are Surkotda, Inam Gaon, Balathal, Ahar, and there is HD Sankalia, Hasmukh Lal, Dheeraj Lal Sankalia, JP जोशी, जगपत जोशी, MK धवलिकर एंड VN मिश्रा। जिसको आपको मैचिंग कराना है कौन से पुरास्थल से कौन से उत्खनन करता संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरकोतड़ा जो है इसका सही आंसर क्या होगा भाई साहब, ये आपको मिलाना है। तो सुरकोतड़ा को किसने खोदा था, सुरकोतड़ा को खोजा था जेपी जोशी ने। किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, ये जगपत जोशी के द्वारा इसको एक्सकेवेट किया गया था। वहीं पर जो इनाम गांव आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, इनाम गांव वाज एसोसिएटेड विद एम के धवलिकर एंड बलाथल इज एक्सकेवेटेड बाय बीएन मिश्रा एंड द रेस्ट वन Ahar is excavated by H.D. Sankalia. Then answer is option number A. Option number A. Why? Option A is option B 2 सही है, B का थर्ड इनाम गांव का एम धवलिकर ओके, C का 4 बालाथल का वीएन मिश्रा राइट एंड आहार का एच डी संकालिया अर्थात D का 1 राइट एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। Match the authors of the list 1 with the books of list 2nd. This one is the authors and this one is the books। मतलब कि आपके लेखकों के नाम है और उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों के नाम है और दोनों को आपको मैच कराना है। ऑप्शंस में इसमें आपको दिया गया है W.A. फेयर सर्विस, दूसरा दिया गया है B.B. लाल, तीसरा दिया गया है B. सुब्बा राव और चौथा दिया गया है K. पदैया। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में, इधर बुक्स में देखते हैं तो बुक्स में दिया गया है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, न्यू आर्कियोलॉजी एंड आफ्टर मैथ आफ्टर और दोस्तों चौथा दिया गया है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। यू हैव टू मैच दिस वन। आपने ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसका सही मैचिंग करना है। सबसे पहले चलते हैं, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया इज रिटेन बाय W.A. फेयर सर्विस। फर्स्ट वन मतलब ए का ऑप्शन होगा 4, ए का 4 ऑप्शन नंबर डी। अब कहेंगे कैसे भाई, ए का 4 तो यहीं पर, इसके अलावा कहीं पर भी हमको ऐसी जानकारी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, मान लिया, ओके हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं ऑप्शन बी की अर्थात बीबी लाल की, तो बीबी लाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बीबी लाल ने लिखी है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, मतलब बी का 1। तो भाई कोई मिलाने की जरूरत है नहीं, सही है बी का 1। सी का 2 अर्थात बी सुब्बा राव ने लिखा है द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड के पदैया इज रिटेड न्यू आर्कियोलॉजी एंड आफ्टर। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर एन, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है जिसमें दिस वन इज आर्कियोलॉजिकल साइट एंड दिस वन इज एसोसिएटेड कल्चर। आपको इनमें क्या करना है, मैच कराना है कि कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट किससे एसोसिएट है, ये आपको मैच कराना है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनके हिसाब से आप जल्दी से मैच कराइए। देखिए भाई,
तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे पहला है एरन, सेकंड वन इज गिलुंड, तीसरा नेवासा, चौथा ब्रह्मगिरी। वहीं पर अगला जो है भाई इसमें दिया गया है मेगालिथिक अर्थात महापाषाण काल का दिया गया है, दूसरा मालवा कल्चर अर्थात मालवा संस्कृति, तीसरा बनास संस्कृति और चौथा डेक्कन चालकोलिथिक कल्चर अर्थात दक्षिणी जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है उसके बारे में। तो आपको इसमें क्या करना है, मिलाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सबसे पहले चलते हैं एरन से, एरन इज एसोसिएटेड विद द मालवा कल्चर, एरन इज एसोसिएटेड विद द मालवा कल्चर, मतलब ए का टू, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी का थ्री, बी का थ्री। बनास कल्चर, गिलुंड इज रिलेटेड टू द बनास कल्चर, एसोसिएटेड विद बनास कल्चर, विच नेवासा नेवासा is associated with the Deccan Chalcolithic culture, and the rest one Brahmagiri is excavated by मार्टिमर व्हीलर एंड इट इज एसोसिएटेड विद मेगालिथिक कल्चर, अर्थात आपका यह महापाषाण काल से संबंधित है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न जो है इसमें दिया गया है आपको, एक तरफ पॉटरीज दिया गया है, दिस वन इज रिलेटेड टू द वेरियस टाइप ऑफ पॉटरीज, एंड सेकेंड वन इज द विद एसोसिएटेड कल्स, मतलब कि इधर आपके मृदभांडों के नाम दिए गए हैं और ये मृदभांड किस काल में पाए जाते हैं, इधर उधर उनके नाम दिए गए। अब आपको मैच कराना है दोनों के बीच में। इधर दिया गया है रिजर्व स्लिप्ड वेयर, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी अर्थात ओसीपी, ब्लैक एंड रेड वेयर अर्थात BRW, एंड लस्टर्स रेड वेयर आपको दिया गया। इधर लेट हड़प्पा अर्थात आपका जो हम लोग उत्तर हड़प्पा बोलते हैं वो है, मेच्योर हड़प्पा अर्थात विकसित हड़प्पा, इधर मेगालिथिक अर्थात महापाषाण काल, और चौथा अकर्ड कलर्ड सॉरी कॉपर होड अर्थात ताम्रनिधि। हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भाई जो अकर्ड कलर्ड पॉटरी है इसका संबंध आपके कॉपर होड से है अर्थात ताम्रनिधि से। तो बी का ऑप्शन नंबर 4 जहां पर भी सही दिखे उसको टिक मार दीजिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण यह है कि बी का जो ऑप्शन नंबर 4 है और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आप बिना कुछ और आगे जाए आराम से लगा सकते हैं। बाकी भी देख लीजिए। ये जो रिजर्व स्लिपवेयर है ये आपका रिलेटेड है किससे, मेच्योर हड़प्पा से संबंधित है। वहीं पर जो आपका बी है, मैंने अकर्ड कलर पॉटरी बताया ही, आपका कॉपर होड संबंधित है अर्थात ताम्रनिधि काल में चलता था। जो हमको कॉपर होड्स मिले हैं, जो ताम्रनिधियां मिली हैं, उनके साथ आपको ओसीपी कल्चर के ओसीपी मृदभांड जो हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो आपका BRW है, BRW का प्रमाण हमको कहां से दिखाई देता है, तो BRW का प्रमाण हमको दिखाई देता है आपके मेगालिथिक कल्चर से। कहां से, मेगालिथिक कल्चर से हमको इनके प्रमाण दिखाई देते हैं। बाकी बचा आपका लस्टर्स रेडवेयर और इसका प्रमाण हमको लेट हड़प्पन से दिखाई देता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इधर आपके आइटम्स के नाम अर्थात एविडेंसेस, दिस वन इज एविडेंसेस एंड दिस वन इज एसोसिएटेड आर्कियोलॉजिकल साइट। द एविडेंसेस आर पर्सियन गल्फ सील्स, प्लॉड फील्ड, टेराकोटा प्लॉड मॉडल, एनग्रेव्ड ऑस्ट्रिच एग्स। ऑप्शन दिए गए आपके सामने, पाटड़े पूरा स्थल, बड़ावली आर्कियोलॉजिकल साइट, लोथल आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द कालीबंगन आर्कियोलॉजिकल साइट। यू हैव टू मैच इन बिटवीन देम। तो जो पर्सियन गल्फ सील है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ऑप्शंस में इसको डिस्कस भी किया था। ये कहां से मिला था, हमको लोथल से मिला था। लोथल इज अ हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड दिस साइट इज ऑल्सो रिमाइंड एज अ डॉकयार्ड। तो इसको आपको ध्यान रखना है, पर्सियन गल्फ सी हमको यहीं से मिली है। और एक ऑप्शन नंबर 3 यदि आपको कहीं दिख रहा है तो उसको आप आंख मूंद के आंसर टिक मार दीजिए। इसका 29 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जुते हुए खेत के प्रमाण, प्लाउड फील्ड कहां से मिला है भाई, कालीबंगा से मिला। सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिनोन्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इसमें पॉइंट दिया है, टेराकोटा प्लॉ मॉडल, मतलब ये है भाई साहब कि मिट्टी के बने हुए हल का नमूना हमको कहां से मिला है। सिंपल सी बात है, ये हमको कहां से मिला है, ये मिला है हमको बड़ावली पूरा स्थल से। इसके अलावा बचा आपका इंग्रेव्ड ऑस्ट्रिच एक्सेल, तो पाटड़े जो पूरा स्थल है महाराष्ट्र का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हमको शुतुरमुर्ग के जो अंडे का छिलका है उस पर हमको कलाकारी का प्रमाण मिलता है, जो कि पाटड़े पूरा स्थल से देखने को मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मैच द क्वांस टाइप विथ द किंग्स, मतलब कि दीज आर द क्वांस टाइप्स एंड दीज वन द किंग्स हु इज इशूड दैट क्वांस।
तो आपके सामने दिया गया है अश्वमेध टाइप ऑफ कॉइन्स, मतलब कि अश्वमेध प्रकार का सिक्का। इधर दिया गया है कि इशूअर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन द थ्री डिनोमिनेशंस, डबल दिनार मतलब कि द्विदिनार, दिनार, केवल दिनार, क्वार्टर दिनार जिसको हम लोग बोलते हैं कि चौथाई दिनार। और इधर तीसरा दिया गया है कि इशूअर ऑफ कॉपर क्वाइंस बियरिंग द बस्ट ऑफ हेरमस एंड द ऑवर्स, मतलब कि ये है कि जो इस सिक्के का पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, उस पर हर्मेकस का जो धड़ है उसको अंकित किया गया है उस ताम्र मुद्राओं के ऊपर। और इधर चौथा दिया गया ऑप्शन इशूअर ऑफ लॉयन स्लेयर्स टाइप्स ऑफ कॉइन, मतलब कि सिंह हंता प्रकार की मुद्राएं। ये किसके द्वारा दी गई है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कुजुल कटफिसेज, समुद्रगुप्त, विम कटफिसेज एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको इनको क्या करना है? आपस में मैच कराना है। सबसे पहली बात हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अश्वमेघ टाइप ऑफ कॉइन्स है विच इज इशूड बाय द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, who is associated with the Gupta period, and he issued several types of coins, and the six coins are more famous, and the Ashwamedh type of coins is among them, and the Ashwamedh type of coins is issued by the समुद्रगुप्त। इसलिए ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जहां पर भी ए का 2 देखे उसको आप लोग आसानी से टिक मार सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी का दूसरा होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बचा बी का 3, तो बी का आप 3 मार दीजिए, अर्थात बिम कटफिसेज ने जो दिनार है, डबल दिनार, द्विदिनार, मतलब चौथाई दिनार था, उसको शुरू किया था। ठीक है। सी का 1 अर्थात जो आपके हर्मेकस अंकित आपकी जो मुद्राएं हैं वो कॉपर क्वाइंस है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कुजुल कटफिसेज के द्वारा। बाकी बचा आपका सिंहहंता प्रकार की मुद्राएं, तो यह शुरू की गई थी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। चलिए देखिए भाई, आपके लिए मेहनत की जाती है, आप सभी से निवेदन है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंचती रहे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इधर ऑप्शन दिया गया है जो वो है आपके क्वाइंस का एक प्रकार से कह लें, और इधर दिया गया है आपके उनसे संबंधित जो इशू किए गए थे सिटी के द्वारा, या फिर उनके जो शासक थे उनके द्वारा, या फिर उनके जो क्षेत्र थे उनके द्वारा। तो कौन से जो आपके प्रकार के क्वाइंस थे, किसके द्वारा ये चीज़ चालू की गई थी, इनको आपको मैच कराना है। पहले दिया गया है आपका जो वो दिया गया है कि मालवा गणाना जय, मतलब कि मालव गणाना जय प्रकार की मुद्रा ये कहाँ से शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। दूसरा दिया गया है कि खरोष्ठी लीजेंड पुक्खलवादी देवदा आम्पई, मतलब कि ये जो आपका है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तीसरा है ग्रीक इपिथेप्ट बैसिलस बैसिलियन, और चौथा दिया गया है श्री ओम। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है सिटी स्टेट अर्थात शहरी राज्यों द्वारा दिया गया था, ट्राइबल्स कॉइन अर्थात ये जनजातीय सिक्का है, गदैया कॉइन्स हैं, या फिर आपके कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। सबसे पहले मालव गणनम जय जो आपके दिया गया है यह एक ट्राइबल्स कॉइन है, अर्थात यह एक जनजातीय सिक्के के ऊपर हमको डिपिक्शन देखने को मिलता है, इसलिए ए का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए का ऑप्शन 2 जो है ये क्या होगा? सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी का 1 अर्थात जो बी का 1 है, अर्थात ये शहरी राज्यों द्वारा किया गया था, जिससे यहाँ पर पुक्खलवादी देवता अम्पाई का हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा यदि हम बात करें बैसिलियस बैसिलियन की, तो ये किया गया था आपके कनिष्क के जो हमको कॉइन्स मिलते हैं उस पर देखने को मिलता है। बाकी बचा आपका श्री ओम इज एसोसिएटेड विद गदया कॉइन्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी का 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि यहाँ पर आपके देवताओं के नाम दिए गए हैं, डेटीज के नाम दिए गए हैं, एंड दिस वन इज व्हीकल्स ऑफ द डाइटीज एंड दिस वन इज द डाइटीज नेम। तो आपको मैच करना है कि कौन से देवता की कौन सी सवारी थी। बहुत सिंपल से, यदि आप लोगों ने भगवान या फिर देवताओं के सवारी को पढ़ा होगा कभी भी तो आप इसके बारे में जरूर जानते होंगे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है शेर, दूसरा दिया गया ईगल अर्थात आपका जो इसको लोग बोलते हैं गरुण एक प्रकार से कह लें, तीसरा दिया गया बुल, वृषभ बोलते हैं, पिकॉक मतलब
मयूर अर्थात मोर। इधर दिया गया कार्तिकेय, भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता दुर्गा। ये आपको इसको मैच कराना है किसका वाहन क्या है। बड़ा सिंपल सा और साधारण सा प्रश्न है। माता दुर्गा का क्या है भाई, बांग है। ए का चौथा दिया आपको दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक और एक और सी में आपको ढूंढना है। बचा आपका भगवान शिव के क्या है भाई, बुल हैं, वृषभ हैं अर्थात भगवान नंदी हैं। ए का क्या हो जाएगा, सॉरी सी का आपका दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा, यहाँ पर सी का दूसरा। ऑप्शन नंबर 1 क्या कर दीजिए आप, टिक लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण ये है। तो बाकी बचा आपका पीकॉक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपके कार्तिकेय भगवान हैं। बाकी बचा ईगल, और ये आपका किससे संबंधित है, ये आपके विष्णु से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपको अरेंज करना है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या किए, आपको अरेंज करना है। फर्स्ट वन इज क्रो-मैग्नन मैन, अर्थात क्रो-मैग्नन मानव। दूसरा जिनजेंथ्रोपस। तीसरा होमो हाइडेलबर्गेंसिस एंड फोर्थ वन इज जावा मैन। यू हैव टू मेक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको सही से बताइए क्या करना है, उसको सबसे पहले लाना है। इसका सही आंसर होगा, देखिए भाई सबसे पहले इनमें से आया था आपका जिनजेंथ्रोपस। जिनजेंथ्रोपस इज इन फर्स्ट पोजीशन, ऑप्शन ए मतलब पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर दिस होमो हाइडेलबर्गेंसिस केम आउट ऑफ नंबर 2 पोजीशन 2। आफ्टर दैट ऑप्शन क्रो-मैग्नन मानव एंड जावा मानव, हाँ जावा मानव इज एट द पोजीशन ऑफ 3 एंड द रेस्ट वन इज 4। मतलब कि ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कारण यह है कि सबसे पहले आपका जिनजेंथ्रोपस आया, उसके पश्चात आपका होमो हाइडेलबर्गेंसिस आया, फिर जावा मानव आया और सबसे बाद में आया आपका क्रो-मैग्नन मानव। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, और आपके सामने जो ये दिए गए हैं ये आपके कल्चर से संबंधित है। यू हैव टू एसोसिएटेड दीज कल्चर्स विद द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एंड यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके जो नाम दिए गए हैं उनके हिसाब से आपको करना है। सबसे पहले आपको नाम दिया गया है निवासा, निवारियन कल्चर अर्थात निवासा संबंधित है। दूसरा आपका सुहानियन कल्चर अर्थात सुहन संस्कृति संबंधित है। तीसरा आपका दिया गया है अनर्थन अर्थात आपका अनर्था कल्चर संबंधित है। चौथा दिया गया नरहन अर्थात नरहन कल्चर संबंधित है। तो इसको आपको क्या करना है कि अरेंज करना है, कौन पहले आया और कौन बाद में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले आया आपका सुहन, मतलब सबसे प्राचीन इनमें से क्या है भाई, सुहन है अर्थात ये पहले नंबर पे आएगा। उसके पश्चात यदि हम देखते हैं तो उसके पश्चात आता है आपका निवारियन अर्थात आपका निवासा कल्चर दोस्तों, ये आता है उसके सुहन के पश्चात। उसके पश्चात आता है आपका अनर्थन कल्चर, इसके पश्चात आता है तीसरे नंबर पर, सबसे बाद में आता है आपका नरहन कल्चर जो कि चौथे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले आपका होगा 2, फिर होगा आपका 1, फिर होगा 3, फिर 4। 2 1 3 4, 2 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट बिकॉज the Sohonian Sohan culture is the first one, and after that Newarian अर्थात निवासा कल्चर आता है, उसके पश्चात अनार्थन कल्चर, एंड द लास्ट वन इज नरहन कल्चर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि आपके सामने पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, इनके डेटिंग के हिसाब से आपको क्या करना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया है ला वोलेनेट, पहला ऑप्शन। दूसरा टेरा माटा, तीसरा दिया गया है विलेंडोर्फ और चौथा दिया गया है मोलिग्समोस। तो उसमें इसका आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले आपका आता है वोलेनेट, और फिर दूसरे पे आता है टेरा माता, तीसरे पे आता है आपका विलेंडोर्फ और चौथे पे आता है मोग्लिमोस। ऑप्शन नंबर तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अरेंज द साइट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि आपको सिंपल सी बात यह है कि आपके जो पुरातात्विक दिए गए हैं उनको किसने कब अन्वेषण किया उनके बारे में उसको आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए धौलावीरा, दूसरा चन्हुदड़ो, तीसरा कालीबंगा और चौथा सुरकोतरा। इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक्सकवेट किया गया था आपका चन्हुदड़ो। किस तरह क्या किया गया था, चन्हुदड़ो सबसे पहली बार एक्सकवेट किया था, वो भी कब, 1931 में। कब किया गया था, 1931 में। किसके द्वारा किया गया था, तो अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके। द आर्कियोलॉजिकल साइट चन्हुदड़ो इज फर्स्टली इन्वेस्टिगेटेड बाय अर्नेस्ट मैके एंड गोपाल मजूमदार जी, मजूमदार
इन ईयर ऑफ 1931। उसके पश्चात क्या आएगा, इसके पश्चात आएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा इज investigated in 1953 and it is excavated and explorated by A घोष अर्थात अमलानंद घोष, अमलानंद घोष एंड बीबी लाल। यू हैव टू रीड आउट दैट एंड रिमाइंड इन योर मेमोरी। तो सबसे पहली बार चंद्रहुदुरु 1931 में अर्नेस्ट मैके और गोपाल मजूमदार के द्वारा, बाद में उसके पश्चात आता है आपका कालीबंगा जो कि 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा और बीबी लाल के द्वारा किया गया था। उसके पश्चात आता है आपका सुरकोतडा जो कि 1964 में, सुरकोतडा 1964 में जेपी जोशी के द्वारा, जेपी जोशी फुल नेम इज जगपत जोशी के द्वारा एक्सकेवेट किया गया था। एंड द रेस्ट वन इज हु इज व्हाट इज धौलावीरा। धौलावीरा इज एक्सकेवेटेड इन 1967 to 1968 बाय जेपी जोशी, जगपति जोशी। तो आपको मिल गया ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा एक, दूसरा, तीसरा, चौथा एक। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको जो आपके पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं इनको आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्या करना है, सेट करना है। पहले दिया है कालीबंगा, सेकेंड वन इज रंगपुर, थर्ड वन इज कायथा एंड फोर्थ वन इज कोल्डिहवा। भाई सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो कोल्डिहवा है ये पहले नंबर पे आएगा। Why? The Koldeva is associated with Neolithic site. Koldeva is associated with Neolithic site. Kaitha is associated with Chalcolithic site. Chalcolithic site. ठीक है। And Rangpur is associated with Indus Valley civilization. And Kalibanga is Indus Valley civilization. But Rangpur is later dated and Kalibanga is early dated. So that's why Neolithic is the first one aspect in archaeological chronological order, the first order, and आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्ली एज, सेकेंड लेटर डेट, थर्ड, एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द चालकोलिथिक इन नॉर्दर्न एरिया इट इज आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर कायथा विच इज एसोसिएटेड विद चालकोलिथिक पीरियड इज एट नंबर 4। मतलब कि ये है भाई साहब कि जो कोल्डिहवा पुरास्थल ये नवपाषाण काल से संबंधित है, इसलिए पहले नंबर पे आएगा। उसके पश्चात आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 3 भागों में बांटा गया। आपका आता है सबसे पहले पूर्वी हड़प्पा, आपका विकसित हड़प्पा, और बाद में आता है आपका उत्तरी हड़प्पा। तो कालीबंगा जो है आपकी पूर्वी हड़प्पा का पूरा स्थल है, जबकि रंगपुरी आपके विकसित और बाद के हड़प्पा का पूरा स्थल है। इसलिए यहाँ पे कालीबंगा दूसरे नंबर पे और रंगपुर तीसरे नंबर पे आता है। बाकी जो इंडिया में ताम्रपाषाण काल है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है, इसीलिए चालकोलिथिक पीरियड जो कायथा है सबसे लास्ट में आता है। इसलिए यदि हम देखते हैं अभी डेटिंग के हिसाब से तो जो कोल्डिहवा चौथा ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो 2 आपके सामने दिए गए हैं। उसके पश्चात आएगा आपका कालीबंगा जो कि पहले नंबर पे है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा 1 2 3, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न यह है कि इन विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग टेक्निक्स वर इनिशिएटेड। मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द मेथड्स बाय विच द टूल्स आर मेकिंग एंड which is also known as name as pressure flakings, Victoria Fest, packing, Abelian, Esselian, Levallois. Many techniques are developed during the ancient time which is used for the making tools, and these names are also associated with these techniques which is as follows as प्रेशर फ्लेकिंग, विक्टोरिया वेस्ट, पेकिंग एंड एबिलियन। मतलब कि यहाँ पर यह है कि जो प्राचीन समय में उपकरणों के बनाने के निर्माण की विधि है वो कई प्रकार की थी। तो इनमें से सबसे पहले किस विधि से निर्माण किया गया और बाद में किस विधि को अपनाया गया, उसके हिसाब से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, इनको सेट करना है। तो सबसे पुराना इनमें से आपका एबिलियन जो सबसे पहले यूज में लाया गया प्राचीन उपकरणों को बनाने के लिए। उसके पश्चात आपका एग्जिस्टेंस में आता है आपका विक्टोरिया वेस्ट जो कि दूसरे नंबर पे है। इसके पश्चात आता है आपका प्रेशर फेकिंग और चौथे नंबर पे आता है आपका पेकिंग। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 4 1 2 1 3, 4 2 1 3।
4213, 4213। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि प्लेस इन आर्कियोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग। आपके सामने मंदिर और स्मारकों के नाम दिए हैं। यू हैव टू द these monuments and temples name you have to chronologize इन दैट ऑर्डर। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सांची टेम्पल नंबर 2, राजा रानी टेम्पल, परशुरामेश्वर टेम्पल विच इज इन लोकेटेड इन भुवनेश्वर उड़ीसा, फोर्थ वन इज टेम्पल सन टेम्पल कोणार्क जो कि उड़ीसा में ही है, पुरी में स्थित है। तो आपको इनमें क्या करना है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है कि इन विच ईयर दे बिलोंग्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ देम यू हैव टू क्रोनोलाइज दीज इन ऑर्डर। तो आपके सामने मंदिरों के नाम दिए गए भाई साहब, और आपको बताना है कि कब ये किस हिसाब से सेट होंगे। सबसे पहले देखिए इसका सही आंसर होगा, और जिसमें आपका जो सांची टेम्पल नंबर 2 है, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा। ये सबसे प्राचीन है, जो कि आपके गुप्त पीरियड से संबंधित है। गुप्ता पीरियड से क्या है, संबंधित है। दिस सांची टेम्पल इज एसोसिएटेड विद गुप्ता पीरियड। उसके पश्चात आता है आपका परशुरामेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर। परशुरामेश्वर टेम्पल इज इन भुवनेश्वर उड़ीसा। ये जो मंदिर है ये 11th सेंचुरी का है। कब का है, दिस टेम्पल इज एसोसिएटेड विद 11th सेंचुरी एंड द टेम्पल टाइप इज पंचरथ प्रकार। पंचरथ प्रकार, पंचरथ प्रकार, पंचरथ टाइप ऑफ टेम्पल, and it is developed and built by the सोमवंशी सोम किंग, अर्थात सोमवंश के जो शासक थे उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। इसके पश्चात आता है आपका सॉरी परशुरामेश्वर टेम्पल आपका 11th सेंचुरी का नहीं है, 7th to 8th सेंचुरी का है। 7th to 8th सेंचुरी का है, ठीक है। और ये पंचरथ प्रकार का नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया 11th सेंचुरी का, ये आपका राजा रानी टेम्पल है, जो कि 11th सेंचुरी में बनाया गया था। 11th सेंचुरी में इसका निर्माण किया गया था। और ये राजा रानी टेम्पल आपका पंचरथ स्टाइल का है, पंचरथ प्रकार का है, और इसको सोमवंशी शासक के द्वारा, सोम किंग्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जबकि आपको जो परशुरामेश्वर टेम्पल है ये 7 से 8वीं सेंचुरी के बीच का है, और इसका निर्माण किया गया था आपके सैल भावज के द्वारा। सैल भावज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाकी बचा आपका सन टेम्पल कोणार्क, जो कि आपके 13th सेंचुरी का है। 13th सेंचुरी का है, एंड इट इज बिल्ड एंड क्रिएटेड बाय द नरसिंह देव। नरसिंह देव हु इज द रूलर ऑफ गंग वंश, गंग डायनेस्टी, गंग डायनेस्टी। सन टेम्पल जो कि आपके 13th सेंचुरी का है, परशुरामेश्वर टेम्पल 7 to 8th सेंचुरी का है, राजा रानी टेम्पल 11th सेंचुरी का है, और सांची टेम्पल गुप्ता पीरियड का है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका सांची टेम्पल, अर्थात एक सबसे पहले पे आएगा, ठीक है। 2 जगह एक पहले पे है। उसके पश्चात आप देख रहे हैं 7 to 8th सेंचुरी अर्थात परशुरामेश्वर टेम्पल, तो थर्ड दूसरे पे आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पहले पे, थर्ड दूसरे पे। उसके पश्चात आपका दूसरा आएगा अर्थात 11th सेंचुरी राजा रानी टेम्पल, बिल्कुल सही। और सबसे लास्ट में आएगा 13वीं शताब्दी का सन टेम्पल उड़ीसा जो कोणार्क में स्थित है उसका, जो कि गंग वंश के शासक नरसिंह के देव द्वारा उनका निर्माण किया गया था। अगला दिया है भाई साहब, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपके सामने उनके हिसाब से आपको आंसर बताना है कि इनको जो भी स्कल्पचर्स आपके सामने हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है। तो आपके सामने जो स्कल्पचर दिए गए हैं, स्कल्पचर के नाम आपको दीदारगंज यक्षी का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा। धौली जो कि हाथी की एक प्रतिमा है उसका नाम सुना होगा। त्रिमूर्ति जो कि एलिफेंट गुफा में पाई गई है उसका नाम सुना होगा। पार्वती रथ दोस्तों जो आपका महाबलीपुरम में है उसका नाम सुना होगा। तो ये जो आपके यहाँ पर नाम दिए गए हैं इनको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एक एक करके। जो दीदारगंज यक्षी की है ये मौर्य काल की है, इट इज एसोसिएटेड विथ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। धौली एलिफेंट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विथ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य काल। थर्ड वन इज विच इज त्रिमूर्ति एट एलिफेंटा, इट इज एसोसिएटेड विथ गुप्त काल, गुप्ता डायनेस्टी, एंड कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है। उसके पश्चात आता है आपका पार्वती रथ महाबलीपुरम, इट इज एसोसिएटेड विथ
पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश। ठीक है, अब आपको इनमें से बताना है कि कौन पहले में आएगा कौन बाद में आएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि जो पल्लव डायनेस्टी है ये बाद में आ रहा है, चौथे नंबर पे आ रहा है। तो ठीक है, चौथे नंबर पे 3 आपको ये दिख गया, अर्थात ये तो नहीं होगा। अब इनमें से 3 में आपको छांटना है। अब इसमें के पश्चात मौर्य काल तो 2 है, उसके बीच में आपको गुप्त काल कलचुरी मिल रहा है, मतलब चौथे के पहले तीसरा होना चाहिए, तीसरा 2 जगह मिल रहा है, ये भी कट गया, बचा 2। इनमें से आपको छांटना है कि पहले दीदारगंज यक्षी आएगी कि पहले धौली की प्रतिमा आएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि पहले दीदारगंज यक्षी का है प्रमाण, मौर्य काल में उसकी डेटिंग पहले जाती है, बाकी धौली की जो डेटिंग है वो बाद की जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। ये 1 2 3 and 4, दिस इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्कल्पचर। अगला भाई दिया है आपके सामने, अगला क्या दिया है कि अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एपिग्राफ, मतलब कि आपके सामने जो अभिलेख हैं उनको आपको क्या करना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काल क्रम के अनुसार उनको क्या करना है, आपको सही सही क्रम में सजाना है। भाई साहब आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन क्या है कि बल भिक्षु की जो इमेज इंस्क्रिप्शन है जो कि सारनाथ की है, सबसे पहले ये दिया गया है। दूसरा पिपरहवा कैस्पेट रेलिक इंस्क्रिप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं पिपरहवा मंजूषा स्मृति लेख, वो दिया गया है। तीसरा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन अर्थात भीतरी का जो आपका स्तंभ लेख है उसका दिया गया है नाम। और चौथा दिया गया है सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक का, अर्थात अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा सोहगौरा, सोहगौरा इंस्क्रिप्शन का नाम यू मस्ट हर्ड अबाउट सोहगौरा इंस्क्रिप्शन एंड you must heard about Piprahava inscription, Piprahava inscription. These inscriptions, Sohgora and Piprahava inscription is pre-Mauryan inscription. So that's why the Piprahava Caspet relic inscription is pre-Mauryan and it is the among them foremost and earlier inscription are existed. So the Piprahava inscription is at number 1. Second one is Ashok Sarnath inscription, second. Third one is Bal Bhikkhu Pratima Lake inscription Sarnath, third. And fourth one is Bhitari pillar inscription which is associated with Gupta period and it is associated with Gupta ruler Skandagupta, स्कंदगुप्त द्वारा इसको एसोसिएट किया जाता है, इसलिए इसका संबंध चौथे पे आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात पहले पे दूसरा, अर्थात पिपरवा सबसे पहले पे आ रहा है, उसके पश्चात सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन आ रहा है, उसके पश्चात बल भिक्षु की जो हमको प्रतिमा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है सारनाथ में वो आता है। चौथे पे आता है आपका गुप्त काल का स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जिसमें हमको हूण आक्रमण की जानकारी देखने को मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आपके सामने असर्शंस एंड रीजंस वाले प्रश्न दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। असर्शन दिया गया है कि नियोलिथिज्म ग्रू ओवर द फाउंडेशन ऑफ स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल फूड रिसोर्सेज, मतलब ये है कि जब नवपाषाण काल का उद्भव हुआ तो उस समय प्रकृति क्या थी, तो उसमें प्रकृति थी भाई की जो खाद्य संपदा है उसके क्षरण या फिर उसके अभाव की नींव पर इसका उद्भव हुआ। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि फूड कलेक्टिंग स्ट्रेटजीज एंड ग्रोथ ऑफ मेसोलिथिक पॉपुलेशन रिजल्टेड इन एग्जॉक्शन ऑफ नेचुरल फूड विच गेव इम्पेट्स द फूड प्रोडक्शन, मतलब ये है कि जो खाद्य को अभी तक संचय करने की विद्याएं थी वो मध्य प्रस्तर काल में अर्थात मध्य पाषाण काल में जब जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई तो उसके कारण जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ थे उनके क्या होगा, उनमें कमी आई, जिसके कारण कि ये अब जो मानव थे वो कमी आ रही थी तो वो क्या करी, धीरे धीरे उन्होंने खाद्य को उत्पादित करने के लिए वो क्या हुए, इससे प्रोत्साहित हुए। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है दोनों गलत है, क्या सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है कि भाई जो न्यूलिथिक है, न्यूलिथिज्म है, ये आपको ग्रू ओवर द फाउंडेशन ऑफ स्कैसिटी ऑफ नेचुरल फूड एंड द रिसोर्सेज, ऑप्शन ठीक है, आर भी इसका क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 दिया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी इन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज was one of the main factor for the growth of stone टेक्नोलॉजी, मतलब ये सिंपल सी बात है
कि जो पाषाण काल तकनीकियों में विकास देखने को मिलता है, उनके विकास में प्रारंभिक मानव की प्रजातियों में मस्तिष्क क्षमता उनका एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। अर्थात जैसे जैसे मानव के विकास के मस्तिष्क का विकास हुआ, जैसे जैसे उनके मस्तिष्क का विकास हुआ, तो उनके द्वारा जो पाषाण के उपकरण बनाए जाने की जो तकनीक है वो भी उनमें हमको विकास दिखाई देता है। सिंपल सी बात है भाई, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन बात हम करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ होमो निएंडरथालेंसिस वाज कंपेरेबल टू होमो सेपियंस वाज मेन रीजन फॉर द मल्टीपल ग्रोथ ऑफ द स्टोन एज टेक्नोलॉजीज। मतलब ये है भाई साहब कि जब हम सब पाषाणकालीन तकनीकों का जो विशेष प्रमुख कारण था वो था होमो निएंडरथालेंसिस की मस्तिष्क क्षमता, जो कि होमो सेपियंस के समतुल्य थी। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से बातें सही नहीं है। कारण ये है कि यदि हम होमो निएंडरथल के मानव मस्तिष्क की क्षमता देखते हैं तो ये होमो सेपियंस से भी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। लेकिन बाकी जो इसमें चीजें हैं वो सही है, लेकिन ये जो थोड़ा सा फैक्ट है थोड़ा सा इसमें क्या है, गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा कि ठीक है, ये तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन आर जो है ये पार्शियली सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, असर्शंस एंड रीजन। असर्शन दिया गया है कि एथनो आर्कियोलॉजी इज द ओनली स्टडी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हंटर गैदरर्स ऑफ द पास्ट। मतलब ये है कि जो पूरा संचयक आखेटक निर्वाहक समुदायों की जो व्याख्या है, मतलब जो प्राचीन समय में जो ये लोग थे आखेटक संचय आखेटक लोग थे, उनके बारे में जानने के लिए जो आपके एथनो आर्कियोलॉजी है, जिसको हम लोग पुरातत्व, एथनो पुरातत्व बोलते हैं, नृतत्व पुरातत्व बोलते हैं, उसके बारे में एक मात्र अध्ययन जिसके द्वारा हम इनके बारे में जान सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा दिया गया है कि डिस्पर्सल पैटर्न एंड द फंक्शनल एनालिसिस ऑफ द आर्टिफैक्ट व्हेन व्यूड थ्रू द एथनोग्राफिकल मोड्स models help logical interpretation of hunting gathering strategies of prehistoric communities। मतलब ये है भाई साहब कि मानव आकृतियों के वितरण के नमूने व उपयोगिता को जब हम जीवंत दृष्टांतीय प्रारूप की सहायता से विश्लेषित किया जाता है तो प्रागैतिहासिक संचय आखेटक जीवन निर्वाही समुदायों की तार्किक व्याख्या की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वेयर द ऑप्शन असर्शन ए इज पार्शली करेक्ट एंड द रीजन आर इज करेक्ट। सो द आंसर सी इज करेक्ट। अगला ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, असर्शन की हड़प्पन ऑक्यूपेशन इन गुजरात इज कोवियल विद द मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा कल्चर। मतलब कि गुजरात में जो हड़प्पीय व्यवसाय है ये परिपक्व हड़प्पा के समकालीन थी। अर्थात जो गुजरात में हमको दिखाई देता है आपके यहाँ पर व्यवसाय, वो आपके मेच्योर हड़प्पा के समतुल्य हमको दिखाई देता है। जबकि आपके सामने जो रीजन दिया गया है कि साइट रिलेटेड टू प्री हड़प्पा कल्चर आर नॉट फाउंड इन गुजरात। मतलब ये है कि गुजरात में हमको जो प्राक हड़प्पा काल के स्थल है वो प्राप्त नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर ए, कि मतलब ए तो सही है, ठीक है, कि गुजरात में हमको मैक्सिमम जो चीजें व्यवसाय वाली चीजें दिखाई देती हैं हड़प्पी व्यवसाय, ये आपके मेच्योर हड़प्पा काल की हैं। लेकिन ऐसा कहना कि वहां पर हमको प्री हड़प्पन कल्चर की कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं मिल रहा है गुजरात में, क्या है, गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। आपके सामने अगला प्रश्न है कि असर्शन दिया गया है कि द मॉडर्न क्लाइमेट ऑफ रन ऑफ कच्छ which is characterized by frequent droughts was not different during हड़प्पन टाइम्स। मतलब ये है कि वर्तमान के समय में जो कच्छ के रण की आधुनिक जलवायु की विशेषता है जिसमें निरंतर सूखा पड़ता रहा है, ये हड़प्पा काल में भी ऐसा रहा होगा, बल्कि इससे भिन्न नहीं रहा होगा। जबकि जो आपके रीजन है वो ये कहता है कि एन एक्सटेंसिव एंड एकम्प्लिस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एट धौलावीरा वाज इनोवेशन ऑफ टू मीट द चैलेंजेस ऑफ वाटर स्क्रैसिटी। मतलब ये है भाई साहब कि जब एक तरफ हमको ये बताया जा रहा है कि जो रण का कच्छ है यहाँ पर आधुनिक जलवायु जो विशेषता हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर निरंतर सूखा पड़ता रहता है, वहीं पर दूसरी तरफ जो धौलावीरा आपका क्षेत्र है, हड़प्पा का पूरा स्थल है, यहाँ पर पानी के अभाव में उसकी पूर्ति के लिए धौलावीरा में हमको बृहद पैमाने पर वाटर रिजर्वायर अर्थात पानी के प्रबंधन के लिए यहाँ पर हमको आविष्कार देखने को मिलता है। और इसी क्रम में आप देखे होंगे धौलावीरा में वाटर रिजर्वायर का भी एविडेंस हमको दिखाई देता है। तो क्या ये असर्शन सही है और रीजन सही है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा
कि ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मतलब ए सही है, बी भी सही है, कि मतलब कि भाई हाँ ठीक है, रन और कच्छ में जो आपका हड़प्पा के समय क्लाइमेट था वैसा आज भी हमको देखने को मिलता है, और उसी कारण वहां पर वाटर रिजर्वायर जैसी चीजें जो हैं जो कि आपके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दर्शाती हैं हमको उस समय देखने को मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वो हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 47, वो ये है कि असर्शन आपके सामने है, विलेज सेटलमेंट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिगिंस विद द आकर्ड कलर्ड पॉटरी लेवल एंड द लेट हड़प्पन्स इफ नॉट विद द एंड फेज ऑफ द मेच्योर हड़प्पन। कहने का मतलब ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो ग्रामीण परिवेश है उसका प्रारंभ अगर परिपक्व हड़प्पी चरण के अंत से नहीं है, तो इसका जो प्रारंभ है वो हम लोग ओसीपी जो मृदभांड के स्तर हैं उससे, और उत्तर हड़प्पा जो स्तर है उससे हमको होते हुए दिखाई देता है। वहीं पर जो आपका रीजन है वो ये कहता है कि बिकॉज sites of urban nature representing these culture phase are not excavated in this region। मतलब ये है क्योंकि इस जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर हमको इस संस्कृति में स्थित संबंधित नगर स्वरूपों के स्थलों का उत्खनन अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहला भी सही है और आपका जो असर्शन और रीजन है दोनों ये क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अगला प्रश्न आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 48 कि उड़ीसा हैड डिस्टिंक्टिव रीजनल स्टाइल ऑफ टेम्पल्स विच स्टार्टेड इन द 7th century AD एंड कल्मिनेटेड इन द 13th century AD। मतलब कहने का बड़ा सीधा सा ये है भाई साहब यहाँ पर कि आपका जो ये स्थल है, ये जो आपका पूरा स्थल है जो कि उड़ीसा में हमको देखने को मिलता है डिस्टिंक्टिव रीजनल स्टाइल टेम्पल्स के, ये 7th सेंचुरी में शुरू होते हैं और जो 13th सेंचुरी है ये इसमें क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसका पहला आपके सामने असर्शन दे दिया गया है, रीजन दिया गया है आपके सामने कि the course of evolution here is towards the greater elaboration of the plan and elevation from the trireth and सप्तरथ। तो यहाँ पर जो एवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है वो हमको त्रिरथ प्रकार के जो मंदिर हैं और सप्तरथ प्रकार के मंदिर हैं उस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यह आपको दोस्तों बताना है। तो 48 का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं, दूसरा दिया गया है कि ए और आर दोनों, सॉरी पहला दिया ए और आर गलत है, दूसरा दिया गया है कि ए और आर दोनों सही। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों क्या हैं दोस्तों, सही हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न ये है कि द स्कल्पचर्स एट खजुराहो हैव कल्ट इमेजेस एक्सक्यूटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन द राउंड। क्या ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं भाई साहब? ऑप्शन ये दिए गए हैं कि यहाँ पर जो खजुराहो में हमको कल्ट इमेजेस देखने को मिलते हैं ये ऑलमोस्ट क्या है, राउंड में हैं, वो देखने को मिलते हैं। जबकि दूसरा दिया गया है दीज इमेजेस आर फॉर्मल एंड जनरली स्टैंड इन समभंग and have laws probably in the back slab decorated with human figures, as these are images fashioned in strict conformity with the conical form and prescriptions of propositions lakshanas and lakshmans। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑप्शन जो असर्शंस और रीजन दिए गए हैं वो क्या हैं, सही हैं। बाकी यहाँ पर आपको दिया गया है ये पैसेज, और पैसेज के हिसाब से आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या सही होगा, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं पढ़ के देख के। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में 2005 का जो आपका क्वेश्चन का पेपर था, सेकेंड पेपर, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिले, हम लोगों ने उसको डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, और हमारे चैनल पर बने रहें क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।